हाल ही में केंद्र सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कई बदलावों के प्रस्ताव रखे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में 3 नए विधेयक पेश किए जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में संपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। इन 3 विधेयकों में से पहला विधेयक है भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 जो आईपीसी 1860 की जगह लेगा। दूसरा विधेयक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 जो सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह लेगा। और तीसरा विधेयक है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 जो एविडेंस एक्ट अर्थात साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो केंद्र सरकार अंग्रेजों के समय से चली आ रही आपराधिक न्यायिक प्रणाली के 3 प्रमुख स्तंभों आईपीसी, सीआरपीसी तथा एविडेंस में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुनर्स्थापित करने के लिए मैं आया हूँ। आज के इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि प्रस्तावित विधेयक में कौन कौन सी धाराएं हटाई गई हैं और किन धाराओं में परिवर्तन किया गया है तथा इसके अलावा कौन कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही हम प्रस्तावित कानूनों की खूबियों के साथ साथ खामियों पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आम जनता पर इनका क्या असर होगा। नए कानूनी सुधारों से जुड़ी पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, लीगल नॉलेज के इस सेगमेंट में मैं एडवोकेट गौरव तिवारी आपका स्वागत करता हूं। यहां हम कानून से जुड़े विभिन्न जटिल विषयों को सरल और रोचक ढंग से आपके सामने लाते रहते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रस्तावित विधेयकों में क्रमशः आईपीसी, सीआरपीसी तथा एविडेंस की कितनी धाराओं में परिवर्तन किया गया है। भारतीय न्यायिक संहिता में आईपीसी की 511 धाराओं की जगह 356 धाराएं होंगी। इसकी कुल 175 धाराओं में संशोधन किया गया है, जबकि 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं हटा दी गई हैं। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सीआरपीसी की 478 धाराओं के बजाय 533 धाराएं होंगी। सीआरपीसी की 160 धाराओं में संशोधन किया गया है और 9 धाराओं को निरस्त करने के अलावा 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में एविडेंस एक्ट की मूल 167 धाराओं की जगह 170 धाराएं होंगी। इनमें कुल 23 धाराएं संशोधित की गई हैं, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं हटा दी गई हैं। अब आइए सबसे पहले उन नए प्रावधानों को जान लेते हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, जिसमें पहला प्रावधान मॉब लीचिंग से संबंधित है। पिछले कुछ वर्षों से मॉब लीचिंग के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र केंद्र सरकार इस पर नया कानून लेकर आई है, जिसके तहत नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर हत्या से संबंधित अपराधों के लिए एक नया प्रावधान शामिल किया गया है, जिसके तहत कम से कम 7 साल की कैद या उम्र कैद या फिर सजाए मौत का प्रावधान किया गया है। दूसरे प्रावधान में बच्चों द्वारा अपराध करवाने वालों के लिए न्यूनतम 7 से 10 साल की कैद का प्रावधान है,
जिसमें जुर्माना पहले बहुत कम था, 10 से 500 रुपए के बीच। नए संशोधन में अब विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना और सजा को तर्कसंगत बनाया गया है। तीसरा प्रावधान है महिलाओं के विरुद्ध अपराध, जिसमें असल पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने या फिर पदोन्नति और रोजगार के झूठे मामलों की आड़ में यौन शोषण करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार ने गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान भी पेश किया है, जो कि वर्तमान में अभी 10 वर्ष ही है। सिर्फ यही नहीं, 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। चौथा प्रमुख प्रावधान फोरेंसिक जांच से संबंधित है, जिसके तहत 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। पांचवें प्रावधान के तहत भगोड़े या फरार आरोपियों की गैर हाजिरी में भी चल सकेगा मुकदमा, जिसके तहत भगोड़े और फरार आरोपियों की अनुपस्थिति में उन पर मुकदमा चलाने व सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया है। वर्तमान में जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक न्यायिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ती है। नए प्रावधान के तहत आरोपी के फरार होने पर भी मुकदमे की कार्यवाही चल सकेगी। छठा संशोधन अपराध द्वारा अर्जित आय से जुड़ी संपत्ति की कुर्की और जब्ती से संबंधित है। 7वें संशोधन के तहत पहली बार अपराध करने वाले अपराधियों को जल्दी रिहा किया जा सकता है, जिसके तहत एक व्यक्ति जो पहली बार अपराधी है और कारावास का 1/3 या आधा हिस्सा काट चुका है, उस विचाराधीन कैदी को अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा के आरोपी किसी विचाराधीन कैदी की माफ़ी पर विचार नहीं किया जाएगा। 8वां प्रावधान संक्षिप्त विचारण अर्थात समरी ट्रायल से संबंधित है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा वाले मामलों का मैजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा, जो कि वर्तमान में 2 वर्ष ही है। 9वां प्रमुख प्रावधान 0 FIR और EFIR से संबंधित है। खैर, ये प्रावधान तो पहले से ही है, लेकिन इसमें नया ये है कि अब पुलिस अधिकारी पीड़ित को डिजिटल माध्यमों सहित 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करेंगे। पहले क्या था, पुलिस FIR तो दर्ज कर लेती थी, लेकिन मामले में क्या कार्यवाही की गई है, जांच कहां तक पहुंची है, यह जान पाना पीड़ित पक्ष के लिए मुश्किल होता था। इसके साथ ही आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। 10वें प्रमुख बदलाव के तहत CRPC की धारा 41A को धारा 35 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि वे अपराध जिसमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान किया गया हो अथवा आरोपी की आयु 60 वर्ष से अधिक हो, ऐसे मामलों में पुलिस कम से कम DSP रैंक के किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। साथियों, ये तो थे तीनों प्रमुख विधेयकों से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान। अब आइए इनकी प्रमुख खामियों को भी जान लेते हैं। प्रस्तावित भारतीय साक्ष्य विधेयक की धारा 27A के तहत एक पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए बयानों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार होने की अनुमति देता है, जिससे हिरासत में यातना और जबरदस्ती का खतरा बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित विधेयक में IPC की धारा 124A के तहत राजद्रोह के अपराध को हटा दिया गया है, जो कि आलोचना का विषय बना हुआ है, किंतु असल में ऐसा नहीं है। प्रस्तावित भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक 2023 में धारा 150 को जोड़ा गया है, जिसके तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों का एक नया अपराध पेश किया गया है, जो IPC की धारा 124A के तहत राजद्रोह के निरस्त अपराध के ही समान है। आलोचकों का मानना है कि धारा 150 का इस्तेमाल असहमति और स्वतंत्र भाषण को दबाने और मानवाधिकारों के संभावित उल्लंघन के लिए किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त प्रस्तावित भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक 2023 में सामाजिक कल्याण अपराध नामक अपराधों की एक नई श्रेणी भी बनाई गई है, जिसमें जुर्माना लगाकर निपटारा किया जा सकता है। लेकिन विधेयक यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कौन से अपराध इस श्रेणी में आते हैं। साथियों, यह थे प्रस्तावित विधेयक के वे प्रावधान जिनकी आलोचना की जा रही है। आइए अब आखिर में यह जान लेते हैं कि प्रस्तावित तीनों विधेयकों के लागू हो जाने पर इनका न्याय व्यवस्था पर क्या असर होगा। तो आपको बता दूं कि अभी ये तीनों बिल संसदीय समिति के सामने हैं, जहां विपक्ष इन पर अपनी राय रखेगा। इन बिलों को लॉ कमीशन के पास भी भेजा जाएगा। इसके बाद ही इन्हें संसद में दोबारा लाया जाएगा, जहां इन पर बहस होगी और फिर इन्हें पारित किया जा सकेगा। एक बार अंतिम प्रारूप सामने आने के बाद ही वास्तव में पता चल सकेगा कि इन परिवर्तनों का मौजूदा मुकदमों पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल उस चीज़ के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो घटना के समय अपराध थी। इसलिए जो भी बदलाव होंगे वह भविष्य में होने वाले अपराधों के लिए ही मान्य होंगे। साथियों, यह थी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। अगर आपके मन में इससे जुड़े कोई और सवाल या सुझाव हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कानून से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।